हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं पश्चिमी विचारक और पश्चिमी विचारकों के अंदर आज हम बात करेंगे जीन पॉल सार्त्र के बारे में। किसके बारे में? जीन पॉल सार्त्र के बारे में बात करेंगे। ये भी हमारे अस्तित्ववाद के एक अच्छे दार्शनिक माने जाते हैं। ये पश्चिमी विचारकों की सीरीज़ है जिसमें हम बात कर रहे हैं। तो आज जीन पॉल सार्त्र की बात करें। इनका जन्म 1905 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1980 में थी। 75 साल तक ये जिए थे। तो 20वीं सदी के सबसे प्रमुख और प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक माने जाते हैं हमारे कौन? जीन पॉल सार्त्र। उन्हें क्या हमारे अस्तित्ववाद के जनक के रूप में माना जाता है। उन्हें क्या हमें अस्तित्ववाद के जनक के रूप में जाना जाता है। उनका दर्शन मानव अस्तित्व की प्रकृति, स्वतंत्रता, जिम्मेदारी और अर्थ की खोज में केंद्रित था। उनका दर्शन किस पे केंद्रित था? ये हमारे मानव अस्तित्व की प्रकृति, स्वतंत्रता, जिम्मेदारी और अर्थ की खोज में केंद्रित था। चित्र में आप जीन पॉल सार्त्र को देख सकते हैं। सार्त्र की बात करें, सार्त्र का काम केवल दर्शन तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने उपन्यास, नाटक, निबंध, राजनीतिक लेखन में भी अपने विचारों को व्यक्त किया था। अब उनके दर्शन के बारे में बात करते हैं। उन्होंने क्या क्या बताया था। पहले ही बात उन्होंने बताया, अस्तित्व सार से पहले। क्या? अस्तित्व सार से पहले। ये काफ़ी गूढ़ रहस्य देखते हैं। यह सार्त्र के दर्शन का सबसे प्रसिद्ध और केंद्रीय विचार है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति के लिए पहले उसका अस्तित्व होता है, फिर अपने कार्यों और विकल्पों के माध्यम से अपने अस्तित्व या अपनी पहचान बनाता है। व्यक्ति क्या होता है? पहले व्यक्ति होता है, मानव पहले मानव होता है, बाद में वह IAS होता है, RS होता है, या फिर कोई भी जो वो खुद को जैसा बनाता है वैसा वो बनता है। लेकिन पहले क्या होता है? वह एक मानव होता है। तो यह केंद्रीय सिद्धांत था उनका। तो इसके अनुसार क्या, व्यक्ति के लिए पहले उसका अस्तित्व होता है, फिर वह अपने कार्यों और विकल्पों के माध्यम से अपना सार या एसेंस की बात करते हैं, पहचान बनाता है। बात करें परंपरागत विचार की, तो सामान्य तौर पर किसी वस्तु का पहले एक सार एसेंस होता है, फिर वह अस्तित्व में आता है। मतलब किसी ने जैसे मान लो कैंची बनाई हो, किसी उदाहरण दिया जैसे कागज़ काटने के लिए कैंची बनाई हो, तो सीधा ही कोई ऐसे ना हो, नहीं हुआ कि कहीं गए और कैंची उठा के ले गए। पहले किसी ने सोचा होगा कि एक ऐसी चीज़ बननी चाहिए जिसका नाम बाद में क्या पड़ा? कैंची पड़ा, कागज़ को काटने के लिए। पहले सोचा कि इसका क्या करेंगे, पहले उसका उद्देश्य सोचा, फिर सोचा उसकी डिज़ाइन कैसी होनी चाहिए, लास्ट में जाके कैंची एक चीज़ होती है जो सामने आती है। तो पहले एक क्या है सामान्य तौर पर किसी भी वस्तु का पहले एक सार होता है, फिर वो अस्तित्व में आती है। अब मनुष्य के लिए सार्त्र का विचार क्या है इसी परिप्रेक्ष्य में? कि सार्त्र का तर्क है कि मनुष्य के लिए ऐसा नहीं होता। हम इस दुनिया में फेंक दिए गए हैं। क्या? कि ऐसा नहीं है कि हम इस दुनिया में फेंक दिए गए हैं बिना किसी पूर्व निर्धारित उद्देश्य, स्वभाव या प्रकृति के। कई बार लोग ऐसे सोचते हैं कि आप क्यों जी रहे हैं? अरे हम तो वैसे ही जी रहे हैं यार, क्या आपके जीवन का कोई क्या उद्देश्य है? हमारे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। तो ये सार्त्र कहते हैं कि यदि ऐसा कोई सोचता है कि भगवान ने आपको उठाया और धरती पे फेंक दिया, आपके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, तो ये बात गलत है। तो सार्त्र का तर्क है कि मनुष्य के लिए ऐसा नहीं है कि हम इस दुनिया में फेंक दिए गए हैं बिना किसी पूर्व निर्धारित उद्देश्य या स्वभाव प्रकृति के। हमें किसी भगवान ने फेंका नहीं है। हम जो कुछ भी बनते हैं वह हमारे चुनावों और कार्यों का परिणाम होता है। भाई आप गरीब रहते हो जिंदगी भर, तो किसी ने आपको गरीब नहीं रखा है। आप अमीर बन जाते हो तो किसी ने आपको अमीर नहीं किया है। यह किसका परिणाम है? या आपने किन किन चीज़ों का चुनाव किया है और कैसे काम किए हैं, ये परिणाम है इसका। या आपने कौन कौन किन किन चीज़ों का चुनाव किया है और जो आपने कार्य किया है उसी का परिणाम आपका जीवन बनता है। हम अपनी पहचान खुद बनाते हैं। जैसा आप बनना चाहते हैं वैसी पहचान आप खुद बनाते हैं, किसी और के द्वारा आपको नहीं बनाया जाता। यह विचार मनुष्य को अत्यंत स्वतंत्रता और भारी जिम्मेदारी देता है। जिम्मेदारी किसके प्रति? खुद के प्रति है। आप खुद को जहां देखना चाहते हो आप उसके लिए वैसी ही मेहनत करो। दूसरा आता है उनका स्वतंत्रता है, फ्रीडम। तो सार्त्र का मानना है कि मनुष्य पूरी तरह से स्वतंत्र है। हम अपनी हर पसंद और हर कार्य के लिए जिम्मेदार हैं। आप यदि गलत काम करते हो तो भी आप जिम्मेदार हो, और आप सही काम करते हो तो भी आप अपने जिम्मेदार हो। यह स्वतंत्रता इतनी पूरी है कि सार्त्र कहते हैं कि मनुष्य स्वतंत्र रहने के लिए अभिशप्त है, कि मनुष्य को कभी भी किसी ने बांध नहीं रखा। यदि कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं इसके कहने में आकर ये वाला काम किया है, तो ये इसमें भी आप क्या स्वतंत्र थे कि आपको उसका कहना मानना है या फिर नहीं मानना है। इस चीज़ के लिए आप स्वतंत्र हो।
कोई पूर्व निश्चितता नहीं, मतलब कोई ईश्वर, कोई नियति, कोई सामाजिक दबाव या मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति नहीं है जो हमें ये चुनने के लिए मजबूर करती है कि हम कौन है और क्या करते हैं। आप ये सोचते हैं ना कि मैं तो इसलिए काम कर रहा हूँ, तो साथ कह रहे हैं कि दुनिया के अंदर ऐसी कोई ताकत नहीं है जो ये कह दे कि तुम्हें ये ही करना है या फिर ऐसे ही रहना है। यदि आप सोचते हो कि किसी ताकत ने आपको ऐसा करने के लिए मजबूर किया है, तो आपने स्वीकृति दी है कि उस ताकत को कि भाई मैं ऐसा करूँगा। तो ये वैसे तो आप स्वतंत्र थे इसको करने के लिए या नहीं करने के लिए, लेकिन आपने यही चुना। तो कोई भी ईश्वर, तो उन्होंने साफ साफ बताया कि कोई भी ईश्वर, कोई भी नियति, कोई भी सामाजिक दबाव, कोई भी हमारे मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति नहीं है जो हमें ये चुनने के लिए मजबूर कर दे कि हम कौन हैं और क्या करते हैं। कोई व्यक्ति गरीब रहता है तो कोई आपको गरीब नहीं रख रहा है, गरीब रहना आपने चुना है। फिर आती है पूर्ण जिम्मेदारी। क्या आती है? पूर्ण जिम्मेदारी की बात करें तो इस स्वतंत्रता के साथ ही पूर्ण जिम्मेदारी भी आती है। क्यों? क्योंकि कई बार क्या है, आप कोई भी डिसीजन लेते हो और आपका डिसीजन गलत होता है, तो उस डिसीजन को क्या आप दूसरे के ऊपर ढोड़ देते हो, मतलब दूसरे को उसका कारण बता देते हो कि भाई ये वाला काम क्यों हुआ, कि मेरी तो कोई गलती नहीं थी, ये गलती क्या है, इसकी वजह से हुई है, उसकी वजह से हुई है। हर कारण को हम दूसरे के ऊपर डालने की कोशिश करते हैं, बल्कि हम क्या पूर्ण जिम्मेदारी लेने से बचते हैं। कि हम सोचते हैं कि इसकी जिम्मेदारी हम नहीं लें, बल्कि ये जिम्मेदारी क्या है किसी और के ऊपर डाल दें। हम क्या है किसी और के कहे के अनुसार कार्य करना शुरू कर देते हैं। इस स्वतंत्रता के साथ क्या आती है? पूरी जिम्मेदारी आती है, पूर्ण जिम्मेदारी आती है। चूँकि हमारे पास कोई पूर्व निश्चित स्वभाव नहीं है, हम जो कुछ भी चुनते हैं उसके लिए हम पूरी तरह से खुद ही जिम्मेदार होते हैं। यदि आप अनपढ़ रहते हो तो इसके लिए भी आप खुद जिम्मेदार हो, और यदि आप अच्छे ज्ञानशील व्यक्ति बनते हो तो इसके लिए भी आप खुद ही जिम्मेदार होते हो। यह जिम्मेदारी न केवल हमारे व्यक्तिगत कार्यों के लिए होता है, बल्कि हमारे व्यापक निहितार्थ भी है। क्यों? क्योंकि हमारे चुनाव एक तरह से मानवता के लिए एक उदाहरण स्थापित करते हैं कि आप कैसे चुनाव करते हो, दुनिया इस चीज़ को देख रही है। यदि आप बेहतर चुनाव करते हो तो दुनिया आपका पालन करेगी, दुनिया आपको फॉलो करेगी, दुनिया आपके बारे में सुनेगी। आप गलत चुनाव करते हो तो दुनिया आपको नकार भी सकती है, और इस चीज़ के लिए आप खुद जिम्मेदार हो, कोई और अन्य जिम्मेदार नहीं है। फिर आता जिम्मेदारी। चूँकि मनुष्य स्वतंत्र है, वह अपने सभी कार्यों और चुनावों के लिए असीम रूप से जिम्मेदार है। यदि वह गलत काम करता है तो उसके जिम्मेदार भी वही रहेगा, और सही काम करता है तो उसके लिए भी वही जिम्मेदार रहेगा। तो व्यक्ति के अपने कार्यों और चुनावों के लिए खुद ही जिम्मेदार है पूरी तरह से। सार्त्र के लिए जिम्मेदारी का भार जबरदस्त है। जब हम कोई चुनाव करते हैं तो हम न केवल अपने लिए बल्कि एक तरह से पूरी मानव जाति के लिए चुनाव कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने यदि कोई गलत चुनाव कर लिया तो इसका प्रभाव केवल मेरे ऊपर पड़ेगा, नहीं, केवल आप पर नहीं पड़ता है, आपके परिवार पर भी पड़ता है, आपके दोस्त पर भी पड़ता है, आपके पूरे समाज पर पड़ता है, आपके लिए गए डिसीजंस का प्रभाव। यह एहसास हमें पीड़ा का अनुभव कराता है जब आप ऐसा महसूस करने लगते हो कि आपके द्वारा किए गए कार्य या आपके द्वारा किया गया चुनाव पूरे समाज को नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसको सोचकर आपके अंदर एक पीड़ा का अनुभव होता है कि कहीं हमसे गलत चुनाव ना हो जाए, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे चुनाव का व्यापक महत्व है। मतलब हम जो डिसीजन लेते हैं उसका प्रभाव क्या बहुत बड़े समाज पर पड़ता है। तो इसके लिए आप अंदर ही अंदर जिम्मेदारी महसूस करते हो, और अंदर अंदर आप पीड़ा महसूस करते हो कि हमसे गलत चुनाव नहीं होना चाहिए और कार्य गलत नहीं होना चाहिए। चौथा आता हमारे पीड़ा, परित्याग और निराशा। तो मानव अस्तित्व की 3 मौलिक भावनाएं होती हैं। कौन कौन सी? पीड़ा, परित्याग और निराशा। ये मानव अस्तित्व के लिए 3 मौलिक भावनाएं जो स्वतंत्रता जिम्मेदारी के साथ आती है। पीड़ा की बात करें, यह इस एहसास से उत्पन्न होती है कि हम अपने हर चुनाव के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। हम कैसा भी डिसीजन ले तो यह इस एहसास से आती है कि जो भी आप डिसीजन लेते हो, चुनाव करते हो, तो उसके लिए आप पूरी तरह से जिम्मेदार हो, और हमारा चुनाव दूसरों के लिए एक उदाहरण बन जाता है। गलत चुनाव लेते हो तो गलत उदाहरण बन जाता है, और सही चुनाव करते हो तो सही उदाहरण बन जाता है। तो ये क्या है, अंदर ही अंदर आपको पीड़ित करता है। फिर परित्याग, यह इस भावना को संदर्भित करता है कि कोई ईश्वर नहीं है दुनिया में। क्या? कोई ईश्वर नहीं है, कोई वस्तुनिष्ठ नैतिक नियम नहीं है। क्या? कोई ईश्वर नहीं है, कोई वस्तुनिष्ठ नैतिक नहीं है, इसलिए हम अपने अस्तित्व के लिए मैं अकेले हैं। कि जैसे कोई कहे ना कि ये तो क्या है कि मेरे से गलत हो गया क्योंकि भगवान चाहता था कि ये गलत हो। तो जो हमारे शास्त्र कहते हैं कि भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं है जो तुमसे गलत करवा रही है, ये वही तुम ही हो जो गलत कर रहे हो। बिना किसी दिव्य मार्गदर्शन या पूर्व निर्धारित अर्थ के,
मतलब आप हर चीज़ का जिम्मेदार किसी और को नहीं ठहरा सकते। हमें खुद ही अपने मूल्यों और अर्थों का निर्माण करना होगा। क्यों? क्योंकि आप खुद ही अपने कार्य के लिए जिम्मेदार होते हो। फिर निराशा, डिस्पेयर की बात करें तो यह इस तथ्य से उत्पन्न होती है कि हमारे नियंत्रण से चीज़ें, बाहर की चीज़ें, यह इस तथ्य से उत्पन्न होती है कि हमारे नियंत्रण से बाहर की चीज़ें, जैसे दूसरों के कार्य, दूसरे कौन से कार्य करते हैं, कैसे कार्य करते हैं, ये सब हमारे नियंत्रण से, हमारे कंट्रोल से बाहर की चीज़ें हैं। हम अपनी योजनाओं को केवल उन संभावनाओं पर आधारित कर सकते हैं जो हमारे नियंत्रण में हो। मतलब आप केवल उन्हीं कार्यों के लिए जिम्मेदार हो, उन्हीं डिसीजंस के लिए जिम्मेदार हो जो आपके नियंत्रण में है। दूसरों के द्वारा किए गए कार्यों के लिए आप जिम्मेदार नहीं हो। हम दूसरों के चुनाव या दुनिया की आकस्मिक घटनाओं को नियंत्रित या कंट्रोल नहीं कर सकते, तो उसके लिए आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। यदि दूसरा कोई गलत कार्य करता है, दूसरा कोई गलत डिसीजन लेता है, तो उसके लिए आपको निराशा के साथ जीने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि डिसीजन वो उसके हैं और उसका जिम्मेदार वही होगा, आप नहीं हो सकता आपके कहने पे उसने वो डिसीजन लिए हों, लेकिन फिर भी आप उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। क्यों? क्योंकि उन डिसीजन को मानना तो उसके हाथ में था, मानना और नहीं मानना, और उसने ये चुना कि वो आपके डिसीजंस को माने, और वो डिसीजन यदि गलत हो जाते हैं तो भी आप उसके लिए जिम्मेदार नहीं हो। फिर आता बुरा विश्वास या बैड फेथ। तो यह वह स्थिति है जब व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता और जिम्मेदारी को अस्वीकार कर देता है। भाई व्यक्ति क्या कह देता है कि भाई कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अधीन होते हैं। क्या होते हैं? अधीन होते हैं, जो हमेशा दूसरे के द्वारा कही गई बात ही मानते हैं, उसकी खुद की कोई बात नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो जिम्मेदारी से बचते हैं। क्यों? क्योंकि वो डरते हैं कि अगर उसने कोई कार्य किया और वो गलत कार्य हो जाता है तो उसका जिम्मेदार उसे ठहराया जाएगा, तो वह स्वतंत्र होने से डरते हैं, वो स्वतंत्र होने से मना कर देते। क्यों? क्योंकि जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। और बुरा विश्वास तब होता है जब हम खुद को एक वस्तु के रूप में देखते हैं। क्या होते हैं? एक शब्द होता है इट इन इटसेल्फ, या तो इन इटसेल्फ की एक शब्द होता है, ये आपने पहले भी कभी सुना होगा। इन इटसेल्फ का मतलब जो खुद कुछ नहीं कर सकता, उसकी बात करते हैं कि हम खुद को एक वस्तु के रूप में देख सकते हैं कि वस्तु क्या होती है? खुद कभी कुछ नहीं करती, वस्तु हमेशा दूसरे के द्वारा इस्तेमाल की जाती है। हम भी क्या होते हैं? कई बार वस्तु के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। हम अपने डिसीजन खुद नहीं लेते, हमारे डिसीजन जब दूसरे लेने लगते हैं तो इसका मतलब हम मनुष्य नहीं रहे, हम क्या बन गए? एक वस्तु बन गए जिसके डिसीजन क्या होते हैं? कोई और ले रहा है। और ये दावा करते हैं कि हम अपनी परिस्थितियों के शिकार हैं, हम वैसे ही हैं जैसे हम हैं। क्यों? क्योंकि हमें ऐसा होने के लिए मजबूर किया गया है। कोई व्यक्ति कहता है कि जैसे कोई महिला है, वो कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा पीड़ित किया जाता है, मुझे बहुत ज़्यादा दबाया जाता है, मैं अपनी परिस्थिति का शिकार हूँ, अब मैं ऐसे ही हैं और ऐसा रहने के लिए हमें मजबूर किया गया है। तो उसके लिए कहा गया है ये। छात्र कहते हैं छात्र के लिए यह स्वयं को धोखा देना होता है। यदि कोई भी महिला, कोई भी पीड़ित या कोई भी दलित व्यक्ति या कोई भी जो पिछड़ा हुआ व्यक्ति यह कहता फिरता है तो यह खुद को धोखा देने जैसा होता है। सच्चा अस्तित्व प्रामाणिक है जो अपनी स्वतंत्रता और जिम्मेदारी को स्वीकार करता है। वह सच्चा व्यक्ति तो वो होता है जो खराब परिस्थिति हो उसको भी स्वीकार करता है, सच परिस्थिति हो तो उसको भी स्वीकार करता है, और उसका जिम्मेदार वो खुद को ही मानता है, दूसरों को नहीं। फिर दो शब्द होते हैं इन इटसेल्फ और फॉर इटसेल्फ। क्या होते हैं? इन इटसेल्फ और फॉर इटसेल्फ की बात करें तो सार्थ ने दो अस्तित्वों की बात की है। क्या? अस्तित्व की दो श्रेणियां बनाई है, एक तो इन इटसेल्फ और एक फॉर इटसेल्फ। इन इटसेल्फ की बात करें तो यह उन वस्तुओं का अस्तित्व है जिनका एक निश्चित सार होता है, जैसे एक पत्थर, एक मेज। ये वे निष्क्रिय और आत्मनिर्भर होते हैं, बस वो होते हैं बस। जैसे वस्तु होती है, पत्थर होते हैं, ये होते हैं, इनका ना तो कोई डिसीजन होता है ना कुछ होता है। ये क्या होता है? इन इटसेल्फ होते हैं, बस ये होता है ना, ये जैसे कोई मेज है तो बस मेज है, आगे कुछ नहीं है। पत्थर है, बस हाँ पत्थर है, ये इससे ज़्यादा कुछ नहीं। फॉर इटसेल्फ क्या होता है? इसमें चेतना का अस्तित्व होता है, जैसे मनुष्य, यानी मनुष्य का एक अस्तित्व होता है। ये कोई पत्थर नहीं है, कोई मेज नहीं है, कोई वस्तु नहीं है। फॉर इटसेल्फ वह है जो इटसेल्फ नहीं है। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि भाई मैं ऐसा हूँ। क्यों? क्योंकि वह मानता है कि दूसरे उसके लिए जिम्मेदार है। इसका मतलब तो वह इन इटसेल्फ हो गया है कि मतलब उसका वो एक वस्तु की तरह है, दूसरे उसका इस्तेमाल करते हैं। जबकि छात्र ये कहते हैं कि ऐसा नहीं होता। मनुष्य के अंदर क्या होता है? मनुष्यता होती है, क्योंकि उसके अंदर चेतना है। फॉर इटसेल्फ जो इन इटसेल्फ नहीं है, वह अपनी पहचान खुद बनाता है और इसकी विशेषता शून्यता है। क्यों? क्योंकि यह किसी पूर्व निर्धारित सार से बंधा हुआ नहीं है, यह लगातार खुद को पार करता रहता है, मतलब खुद को बेस्ट और खुद को परिवर्तित करता रहता है। मनुष्य इसलिए
अलग है, फॉर इटसेल्फ है। फिर बात करें दूसरों पर प्रभाव, अगला, तो सार्त्र ने दूसरों के साथ अपने संबंधों पर भी विस्तार से बात की। दूसरों की उपस्थिति में हमें अपनी वस्तुनिष्ठ पहचान के प्रति जागरूकता करती है। क्या? वस्तुनिष्ठ पहचान के प्रति जागरूक करती है। कई बार क्या होते हैं, चार दोस्त आपस में बातें करते हैं। क्या होते हैं, इसको ऐसे समझ लीजिए, चार दोस्त आपस में बातें करते हैं, इसमें तीन दोस्त तो क्या है, आपस में बातें करते रहते हैं। आपने ये बात कई बार देखा। और एक दोस्त होता है जो कभी इसकी हामी भर देता है, कभी इसकी हामी भर देता है, कभी इसकी हामी भर देता है। फिर ये कहता है तो फिर इसकी हामी भर देता है, तो वो इसकी हामी भर देता है। तो एक ग्रुप में आप ऐसे एक बंदा जरूर देखते होंगे जो सबकी हामी भरता रहता है। तो इसका मतलब क्या है, उसने खुद को वस्तु में परिवर्तित कर लिया। उसके खुद के कोई विचार नहीं है, वह दूसरों के विचारों के अनुसार ही चलने के लिए तैयार है। जब कोई हमें देखता है तो हम स्वयं को उसके परिप्रेक्ष्य से देखते हैं, जिससे हमें अपनी वस्तुनिष्ठ स्थिति का एहसास होता है। कि जब कोई हमें देखता है, जब हम किसी से बातचीत करते हैं, तो हम स्वयं को क्या उसके परिप्रेक्ष्य देखते हैं कि वह हमारे साथ कैसा महसूस करता है, जिससे हमें अपनी वस्तुनिष्ठ स्थिति का एहसास होता है कि हम कैसे हैं। अक्सर यह लज्जा का अनुभव कराता है, जो यह दर्शाता है कि हम दूसरों की चेतना से कैसे प्रभावित होते हैं। कि मैं तो सामने वाले से प्रभावित हो रहा हूँ, सामने वाले की बात मानने के लिए तैयार हूँ, सामने वाले के लिए समर्पण करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सामने वाला मुझसे प्रभावित ही नहीं हो रहा है। तो ये यदि जिस दिन व्यक्ति को एहसास हो जाता है तो वह अपने आप को लज्जित महसूस करता है। तो निष्कर्ष के रूप में देखें तो जीन पॉल सार्त्र का दर्शन शास्त्र मानव अस्तित्व के मूल प्रश्नों पर केंद्रित है। हम कौन हैं, हम यहाँ क्यों हैं, हम कैसे जिएं, उसके लिए मनुष्य को कोई पूर्ण निर्धारित अर्थ या उद्देश्य नहीं मिलता, उसे ये खुद बनाना पड़ता है। किसी और से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि हम कौन हैं, हम क्यों हैं, हम कैसे जिएं, ये कोई दूसरा क्यों बताएगा जब जीना आपको खुद को है। यह विचार स्वतंत्रता की एक विशाल लेकिन डरावनी सच्चाई प्रस्तुत करता है, जहाँ हर व्यक्ति अपनी पसंद और कार्य के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है, और इस जिम्मेदारी को स्वीकार करना ही प्रामाणिक जीवन देने का मार्ग होता है। सार्त्र के विचारों ने साहित्य, कला, मनोविज्ञान, राजनीति को भी बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। तो इस तरह आज के लेक्चर में हमने जीन पॉल सार्त्र के दार्शनिक विचारों के बारे में जानने की कोशिश की। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।